Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट HTTP. हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली HTTP प्रोटोकॉल है क्या, ये किस तरीके से हमारी मदद करता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, इसकी कंसेप्ट कितने ज्यादा जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जानते हैं जब हम वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं यानी वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, वेबसाइट में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो उस दौरान हमें वेबसाइट के बेस के बारे में पता होना चाहिए। और वेबसाइट कोई भी हो वो स्टार्ट हमारे HTTP से ही होती है। बेसिकली वेबसाइट के सारे ट्रांजैक्शंस यानी सारी बातचीत इसी प्रोटोकॉल की मदद से होती है। अब ये प्रोटोकॉल एग्जैक्टली है क्या और हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं, तो सर हम जानेंगे HTTP के बारे में, HTTP एग्जैक्टली है क्या। फिर हम देखेंगे HTTP रिक्वेस्ट क्या है, कैसी दिखती है, HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है, वो कैसा दिखता है। उसके बाद हम देखेंगे HTTP मेथड्स के बारे में, शायद आपने गेट और पोस्ट के बारे में सुना होगा, बट कुछ ऐसे ही और मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूजफुल है। फिर हम बात करेंगे यूआरएल्स के बारे में कि सर यूआरएल्स एग्जैक्टली होता है क्या वेबसाइट के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हम फाइनली देखेंगे रेस्ट एपीआई के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स का हम एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं थोड़ा डिटेल लेवल तक। अब ये टॉपिक्स हमारे लिए कहाँ पे जरूरी है, कितना काम के हैं, कैसे हम इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेट करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले बात करनी है HTTP प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या है। अब हम में से लर्नर्स काफी लोगों को HTTP के बारे में आइडिया होगा और काफी को HTTP के बारे में नहीं पता है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कह रहा है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट चला रहे हो, किसी भी वेबसाइट से बातचीत कर रहे हो, तो यहाँ पे यही प्रोटोकॉल आपकी मदद करेगा। इसका मतलब अगर आज यूजर है अपने ब्राउजर पे जाता है और वहां जाके लिखता है wscubetech.com, तो उसकी मशीन से जो पैकेज जनरेट हो रहा है, जो सर्वर के पास जाएगा यानी वेबसाइट के एडमिन के पास, ओनर के पास जाएगा, वेबसाइट डिवाइस के पास जाएगा, ये पैकेट कौन भेज रहा है। HTTP कह रहा है ये पैकेट मैं बना के सेंड कर रहा हूं, यानी यूजर ए का मैसेज सर्वर तक कौन लेके गया, HTTP लेके गया। जब सर्वर ने कहा कि ठीक है आप मेरी वेबसाइट चला सकते हो, तो वो जो रिस्पॉन्स सर्वर ने भेजा, वो जो सर्वर का मैसेज था, उस रिस्पॉन्स को भी HTTP ने ही बना के सेंड करा। इसका मतलब सर जब भी हम किसी वेबसाइट से बातचीत करते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट चलाते हैं, तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन HTTP की मदद से ही मैनेज करे जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, HTTP कह रहा है कि वो अपनी बातचीत करने के लिए यूज लेता है कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल TCP का। अब TCP क्या है? TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कहता है कि जब भी कोई भी डिवाइस आपस में बात करेंगे, तो TCP पहले उन दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद उन्हें जो डेटा शेयर करना है, जो भी बातचीत करनी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यूजर ए और यूजर बी को बात करनी है या यूजर ए और सर्वर को बात करनी है, इनकी बातचीत कराने में TCP पहले कनेक्शन बनाता है 3-वे हैंडशेक की मदद से। तो अगर आप लोगों ने हमारे पुराने नेटवर्क स्कैनिंग के या नेटवर्किंग के वीडियोस देखे हैं, तो वहां आपने समझा होगा कि TCP 3-वे हैंडशेक की मदद से एक कनेक्शन कैसे बिल्ड करता है। अब HTTP क्या कह रहा है कि सर मैं अपने रिक्वेस्ट के पैकेज, रिस्पॉन्स के पैकेज भेजने से पहले TCP की मदद से कनेक्शन बना लेता हूँ। जब कनेक्शन बनता है तो बातचीत करने के लिए जो पैकेज बनाए जा रहे हैं वेबसाइट और यूजर के बीच में, केवल वो HTTP कर रहा है। सो लर्नर्स, उम्मीद है आपको HTTP का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ रहा होगा। कुछ और पॉइंटर्स हैं, जैसा हमने देखा कि HTTP जो पैकेज क्रिएट करता है, जब एक यूजर सर्वर को कोई पैकेट भेज रहा है, उस पैकेट को जिसको HTTP ने बनाया उसे वो HTTP रिक्वेस्ट पैकेट कहा जाता है। जब सर्वर ने एक रिप्लाई उस यूजर को दिया, यानी उसकी भेजी हुई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जब सर्वर ने भेजा, तो उस रिस्पॉन्स को HTTP रिस्पॉन्स कहा जाता है। एक दो चीजें और समझ लेते हैं लर्नर्स कि ये जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है, ये बाय डिफॉल्ट कौन सी पोर्ट पे काम करता है, क्योंकि हमें पता है हर डिवाइस के पास नेटवर्किंग में बात करने के लिए 65,535 रास्ते हैं। इन रास्तों में से यानी इन पोर्ट्स में से HTTP बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट को यूज लेगा कम्युनिकेशन करने के लिए, तो सर HTTP यूज लेता है पोर्ट नंबर 80 को बाय डिफॉल्ट। सर आप कहोगे HTTPS क्या है, तो HTTPS SSL सर्टिफिकेट या TLS सर्टिफिकेट जब हम HTTP में ऐड करते हैं, तब वो HTTPS बन जाता है, जो वर्क करता है पोर्ट नंबर 443 पे, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हमारा सवाल है कि सर ये HTTP ने जो पहला मैसेज बनाया, यूजर ए का मैसेज यानी HTTP रिक्वेस्ट पैकेट, ये क्या है और दिखता कैसा है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक HTTP रिक्वेस्ट पैकेट रखा गया है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो ये कह रहा है अ पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं गेट, पोस्ट, हेडर्स और बॉडी सेक्शन। अब लर्नर्स, ये गेट, पोस्ट, हेडर्स और बॉडी सेक्शन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओवरऑल एक रिक्वेस्ट पैकेट है क्या। बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि सर एक नॉर्मल सा क्लाइंट जो वेबसाइट चलाना चाह रहा था, WSCubeTech की या wscube.com की कोई भी वेबसाइट चलाना चाहता था, जो वेबसाइट इस सर्वर पर रखी हुई थी,
इस यूजर ने अपने ब्राउजर में जाके लिखा कि मुझे तो ws.com की वेबसाइट चलानी है। तो जैसे ही इसने ws.com अपने ब्राउजर में सर्च करा, इसकी मशीन से एक HTTP का पैकेज जनरेट होगा और ये पैकेज सीधा भेजा जाएगा सर्वर के पास, जिसमें ये क्लाइंट सर्वर से कुछ मांग रहा है, यानी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। ये कह रहा है सर्वर को कि मैं आपकी वेबसाइट चलाना चाहता हूं। ये कह रहा है कि वेबसाइट की कोई फाइल, कोई फोल्डर या कोई भी चीज एक्सेस करना चाहता हूं। तो इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्लाइंट सर्वर से कुछ मांग रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो बस इसी पैकेट को हम HTTP रिक्वेस्ट पैकेट कहते हैं। अब ये रिक्वेस्ट पैकेट दिखता कैसा है, जिसकी डेफिनेशन में आपने देखा कि इसमें गेट और पोस्ट, जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं, वो यूज किए जा रहे हैं। फिर हमारे पास हेडर सेक्शन है और फिर हमारे पास बॉडी सेक्शन है। अच्छे से समझने के लिए लर्नर्स, ये रहा एक डेमो पैकेट, एक ऐसा पैकेट जो आपको आइडिया दे देगा कि एक रिक्वेस्ट पैकेट कैसा दिखता है। इन्हीं पैकेट्स में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हुए देखते हैं क्या क्या डेटा जा रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स जा रहे हैं, वो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा जरूर। लेकिन हम यही देखते हैं कि इस पैकेट में क्या क्या डेटा जा रहा है और हम उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं ताकि वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकें, लूपहोल्स ढूंढ सकें। अब ये पैकेट कैसा दिख रहा है, आप देखोगे सबसे पहला वर्ड यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, यानी ये बताया जा रहा है कि इसका मेथड क्या है। तो हमें यहाँ पे पता पड़ा कि ये जो पैकेट है ये गेट मेथड के जरिए भेजा जा रहा है। पैकेज को सेंड करने के कुछ मेथड्स होते हैं, हर मेथड का अपना एक मीनिंग है, धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस गेट के जस्ट आगे वो एड्रेस दे रखा है जो हमने सर्वर से मांगा, यानी इस क्लाइंट ने सर्वर से जो डेटा मांगा है वो डेटा यहाँ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, वो एड्रेस यहाँ देखने को मिलेगा। तो हमने क्या मांगा, हमने सर्वर को बोला कि सर आपका डॉक नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें test.html नाम की फाइल होगी, हमें ये फाइल चाहिए। ये चीज हमने सर्वर से मांगी, जिसका मतलब हम सर्वर को कह रहे हैं कि सर आपके पास एक डॉक नाम का फोल्डर है, उसमें test.html नाम की कोई फाइल पड़ी होगी, हमें अभी फिलहाल वो रिक्वायर्ड है। यानी हम सर्वर से ये test.html नाम की फाइल मांग रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे HTTP और उसका वो वर्जन लिखा है जिसकी मदद से पैकेट बनाया गया। ये पूरा रिक्वेस्ट पैकेट किसने बनाया? सर HTTP ने बनाया। बट HTTP के कौन से वर्जन की मदद से पैकेट बनाया गया है वो यहाँ पे मेंशन है कि फिलहाल 1.1 वर्जन इस पैकेट में यूज लिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि सर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब होस्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूजर एजेंट और कंटेंट लेंथ, ये जितने भी वर्ड्स अभी मैंने कहे ये सारे के सारे हेडर्स कहलाते हैं। हेडर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सर ये कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के नाम हैं जिनका काम फिक्स है कि इनमें एग्जैक्टली क्या डेटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, होस्ट हेडर कहता है कि इसके अंदर हमेशा उस डोमेन का नाम आएगा, उस सर्वर की वेबसाइट का नाम आएगा जिसे आप ये पैकेट भेज रहे हो। यानी इस क्लाइंट ने अगर ws.com लिखा तो होस्ट के अंदर ws.com लिखा हुआ आएगा। फिलहाल test101.com लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने अपने ब्राउजर में जाके लिखा था कि इसे test101.com नाम की वेबसाइट एक्सेस करनी है, इसीलिए उस पैकेट के होस्ट हेडर में सर्वर का नाम आया है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्ट लैंग्वेज और एक्सेप्ट इनकोडिंग, तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हेडर्स। इनका वर्क क्या है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, चाहे आप एक्सेप्ट की बात करो तो आप देखोगे इसके अंदर image/gif, image/jpg लिखा हुआ है। एक्सेप्ट लैंग्वेज की बात करो तो यहाँ पे ENUS यानी यूएस इंग्लिश लिखा हुआ है। और एक्सेप्ट इनकोडिंग की बात करो तो यहाँ पे gzip या फिर डेफिनेट लिखा हुआ है। अभी एग्जैक्टली है क्या? तो सर होता यह है कि सर जब भी हम वेबसाइट चलाना चाहते हैं, जब भी हम किसी सर्वर से वेबसाइट मांग रहे हैं कि हमें आपकी वेबसाइट चलानी है, रिक्वेस्ट पैकेट भेज रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट पैकेट हम अलग अलग ब्राउजर्स की मदद से, अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग सफारी ब्राउजर यूज ले रहे होंगे, कुछ लोग गूगल क्रोम यूज ले रहे होंगे, कुछ फायरफॉक्स, कुछ ओपेरा मिनी, कुछ ब्रेव, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज। अब इसी तरीके से हमारे पास मार्केट में कई सारे ब्राउजिंग टूल्स हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एज अ ब्राउजर हमारे लिए वर्क करते हैं। बट क्या ये सारे ब्राउजर्स एक जैसे हैं? क्या ये सारे ब्राउजर्स की फंक्शनैलिटीज बिल्कुल सिमिलर है? क्या ये सारे एक ही काम कर रहे हैं, सब में एक जैसे फीचर्स और फंक्शंस हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमें एक से ज्यादा ब्राउजर्स की जरूरत ही क्या है? सर ऐसा नहीं है, हर एक ब्राउजर के कुछ की फीचर्स हैं, कुछ प्रॉन्स एंड क्रॉन्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे सर जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी ब्राउजर्स हैं, उन सब में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है। जरूरी नहीं है हर ब्राउजर, हर फाइल, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज को सपोर्ट करे। तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर की मदद से रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को, वो सॉफ्टवेयर यानी वो ब्राउजर अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट सर्वर को बताता है। वो सर्वर को कहता है कि सर ये मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं कि मैं इसी टाइप की ऐसी ही फाइल्स या ऐसी ही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो सर्वर ध्यान रखिएगा कि अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, अगर उसकी बताई हुई बातों को सेटिस्फाई कर सकता है तो उसे वैसे ही रिप्लाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट के अंदर image/gif और image/jpg लिखा है, इसका मतलब हमारा जो ब्राउजर है, जो भी ब्राउजर हो,
वो ब्राउजर सर्वर को फिलहाल ये कह रहा है कि सर मेरी लिमिटेशन है कि मैं इमेज के अंदर केवल GIF और JPG टाइप ही सपोर्ट करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे कोई भी इमेजेस सेंड करें तो मेक श्योर कि या तो वो JPG हो या वो GIF हो। तो इसका मतलब इसने ब्राउजर को अपनी लिमिटेशंस, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, जिसके बिहाफ पे ब्राउजर रिएक्ट करेगा। वो कोशिश करेगा कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है तब तो करे, बट अगर नहीं कर सकता है तो फिर वहां पे हमारे पास एरर आ जाता है। वहां पे हमारे पास कोई इमेज ओपन नहीं होती या कोई ना कोई तरीके के एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट लैंग्वेज क्या कह रही है कि हमारा ब्राउजर सर्वर को कह रहा है कि हम तो यूएस इंग्लिश सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपके पास आपकी वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में है, यूएस इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप उसी वेबसाइट को हमें या उसी फॉर्मेट में वेबसाइट हमें शेयर करें। फिर आ रहा है एक्सेप्ट इनकोडिंग लर्नर्स। इनकोडिंग का मतलब है एक तरीके की पैकेजिंग, वेबसाइट को या किसी उसके डेटा को ऐसे पैकेज कर देना, ऐसा पैक कर देना, ऑब्सोफिकेट कर देना, जिसका मतलब उसको कोई भी पढ़ के इजीली समझ ना पाए, या अलग अलग रीजन से ऑब्सोफिकेट करा जा सकता है। इसका मतलब अलग अलग रीजन की वजह से डेटा को कंप्रेस या फिर उस पे लेयर्स लगाई जा सकती है। फिलहाल हमारा ब्राउज़र कह रहा है कि अगर आप डेटा पे किसी भी तरीके का कंप्रेशन, किसी भी तरीके की लेयर्स अप्लाई करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप gzip टेक्निक का यूज़ लें या आप डेफलेट का यूज़ लें। ये 2 टेक्निक्स हमारे ब्राउज़र ने सर्वर को कहा है कि मैं इन 2 ही टेक्निक्स को सपोर्ट करता हूँ। तो अगर आप डेटा सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो, तो इन दोनों में से किसी एक टेक्निक को यूज़ ले लो, अदरवाइज़ बाकी डेटा या बाकी किसी फॉर्मेट का डेटा मैं रीड नहीं कर पाऊँगा। तो वेबसाइट आ तो जाएगी पर वो ब्राउज़र पे लोड नहीं होगी, यानी कोई सेंस नहीं बनेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हेडर है जिसका नाम यूजर एजेंट है। लर्नर्स ओवरऑल अनोनिमस रहने के लिए, इंटरनेट पे हिडन रहने के लिए यूजर एजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर क्या काम कर रहा है एग्जैक्टली यूजर एजेंट, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप जिस भी ब्राउजर की मदद से पैकेट भेज रहे थे, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज ले रहे हो, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज ले रहे हो, चाहे आप फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ब्रेव या फिर सफारी, कोई भी ब्राउजर यूज ले रहे हो, आपका यूजर एजेंट सर्वर को यह बता देता है कि आपने ये पैकेट किस सॉफ्टवेयर की मदद से भेजा है, एक रिक्वेस्ट पैकेट किस सॉफ्टवेयर की मदद से सेंड करा गया है। ये बात यूजर एजेंट सर्वर को बता देता है। अब दिक्कत ये है, यहाँ पे इशू ये है लर्नर्स कि ये केवल ब्राउजर का नाम नहीं बता रहा। ये बताएगा कि सर अगर आप मोजिला चला रहे हो तो आप मोजिला ब्राउजर का इसने नाम बताया, यानी अगर मैंने यूजर ने रिक्वेस्ट भेजने के लिए अपना जो ब्राउजर था वो मोजिला फायरफॉक्स का यूज लिया था, तो ये यहाँ पे बताएगा कि ये ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र का वर्ज़न ये है। अब इसके अलावा भी और डिटेल्स होगी तो यहाँ तो फिलहाल मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे ब्राउज़र का नाम, उसका वर्ज़न, ये भी बताएगा कि कितने बिट का सॉफ्टवेयर है, 64 बिट, है ना? उसके बाद ये बताएगा कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। तो इसने बताया कि सर जो विंडोज़ है, विंडोज का 10.10.2 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी बता दिया। इसने कहा कि भाई विंडोज के 10.10.2 में या इतनी सारी डिटेल्स मेरे रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर यूजर एजेंट हेडर की वजह से सर्वर तक चली गई। जो ऑब्वियस सी बात है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी रियल डिटेल्स ऐसे ही हर सर्वर को पता पड़े कि हम कौन से ब्राउजर से, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से उसकी वेबसाइट चला रहे हैं। इसको अनोनिमस कैसे रखा जाए, इस बारे में हम आगे चल के डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट लेंथ नाम का हेडर, जो आपको ये बताता है कि जो रिक्वेस्ट पैकेट आप सर्वर को भेज रहे हो, इस रिक्वेस्ट पैकेट में आपने क्या क्या डेटा लिखा है। मैंने जो भी डेटा मेंशन करा है, मान लेते हैं हमने अपना नाम लिखा या कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखी या फिर लॉगिन करते हुए यूजर नेम पासवर्ड लिखा, ओवरऑल जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है इस पैकेट के जरिए, जितना भी डेटा मैं सर्वर तक भेज रहा हूं खुद को प्रूव करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए, किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से, अगर हमने हमारे रिक्वेस्ट पैकेट के जरिए कुछ डेटा भी वहां पे भेजा है, तो ये उस डेटा की लेंथ को काउंट करता है और हमें बताता है कि एग्जैक्टली किस लेंथ का डेटा आपने यहाँ पे शेयर करा है। तो इस डेटा की लेंथ ये फिलहाल 35 बता रहा है। आप देख सकते हो इसके बाद एक गैप आएगा, कंटेंट लेंथ हेडर था, हेडर के बाद एक गैप दिखेगा और उस गैप के बाद आपको कुछ और डेटा देखने को मिल रहा है, और ये डेटा और कुछ नहीं, इस रिक्वेस्ट पैकेट का बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन वो हिस्सा होता है जो हमारा यूजर का दिया हुआ डेटा, यूजर के जरिए दिया गया इनपुट जो है वो लेकर जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, यूजर हो सकता है लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखे या कोई और तरीके का फॉर्म फिल करे, और तरीके का डेटा लिखे, वो डेटा हमेशा बॉडी सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि सर बुक आईडी नाम का कोई पैरामीटर है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखा है, एंड ऑथर नाम का एक पैरामीटर है जिसमें 10 प्लस एज प्लस टैग लिखा है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि इसको एक बुक चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑथर की। ये डेटा यूजर ने अपडेट कराता है, ये डेटा यूजर ने लिखा था, सर्वर को कहा था कि सर मुझे ये वाली बुक चाहिए जिसका बुक आईडी ये है और इसका ऑथर ये है ना? तो ये जो डेटा हमारे यूजर ने लिखा, ये डेटा इस रिक्वेस्ट पैकेट के बॉडी सेक्शन के जरिए सर्वर तक पहुंचेगा। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये बात समझ आई होगी कि ओवरऑल एक रिक्वेस्ट पैकेट कैसा दिखता है।
उसकी इस पहली लाइन को हम रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं, ये सारे हेडर्स को हम रिक्वेस्ट हेडर्स कहते हैं, और इस गैप के बाद ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा सेक्शन है, जहाँ पे जिसे हम रिक्वेस्ट बॉडी कहते हैं, जहाँ पे यूजर का सारा इनपुट आता है, ये ओवरऑल आपका डेटा सर्वर तक ले जाने के काम आएगा। अगेन इसे हम रिक्वेस्ट मैसेज बॉडी कहते हैं या रिक्वेस्ट बॉडी कहते हैं। सो अब क्योंकि हमें यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट का काम समझ आ चुका है, हम बढ़ेंगे HTTP रिस्पॉन्स की तरफ। सो लर्नर्स, अब हम बात कर रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स पैकेट की। HTTP रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या कह रही है? ये कह रही है अ पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट। अब क्या ये डेफिनेशन सही है या नहीं, तो हम HTTP रिस्पॉन्स की डेफिनेशन को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने ये समझा कि सर क्लाइंट ने अपने ब्राउजर में जाके जब ws.com लिखा, यानी वेबसाइट से उसने कुछ भी मांगा, वेबसाइट का नाम उसने जब लिखा, तो उसकी मशीन से एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट हुआ जो कि पहुंचा सीधा सर्वर के पास, जिसमें वो सर्वर को कह रहा है कि सर मुझे आपकी वेबसाइट चलानी है, वेबसाइट का कोई डेटा चाहिए है। अब देखो यहाँ पे जो यूजर है वो सर्वर से कुछ भी मांग सकता है। हो सकता है वो सर्वर को कह रहा है कि भाई आपके पास जो एक वीडियो पड़ी है, मुझे वो वीडियो फाइल चाहिए, या हो सकता है कह रहा है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, या हो सकता है कि वो कह रहा है मुझे किसी और तरीके का डेटा चाहिए, किसी और तरीके की फाइल चाहिए। शायद वो ऐसा भी कहे कि मुझे एडमिन पेज का कंट्रोल चाहिए, या किसी भी यूजर का डेटा चाहिए जो इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई सारे यूजर रजिस्टर्ड थे और यूजर बोले कि क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे तो सारे यूजर्स के नाम, उनके पासवर्ड और वो सारा डेटा चाहिए जो सर्वर में स्टोर्ड है। ऐसे में लर्नर्स, चाहे हम कुछ भी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होता है और सर्वर तक जाता है। सर्वर इसके बदले में हमें रिस्पॉन्ड जरूर करता है। अगर मैंने कहा कि मुझे सर एक वीडियो चाहिए जो आपके पास पड़ी है, तो सर्वर हो सकता है मुझे ये वीडियो सेंड कर देगा क्योंकि ये शेयरेबल थी। हो सकता है मैंने सर्वर को कहा कि भाई मुझे आपका होम पेज चाहिए, तो शायद मुझे वेबसाइट भेज देगा, पेज भेज देगा, वेब पेज भेज देगा। अगर मैंने इसे कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये शेयर करने के लिए रखा हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर भी भेज देगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे एडमिन पेज का कंट्रोल चाहिए, तो फिर ये मुझे वो एडमिन पेज का कंट्रोल तो नहीं देगा। ये कहेगा कि नहीं सर, आपके पास परमिशन नहीं है एडमिन पेज के कंट्रोल को एक्सेस करने की। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे सारे यूजर्स का डेटा चाहिए, तो ये कहेगा नहीं सर, मैं आपको नहीं दे सकता, आपके पास परमिशन नहीं है। यानी सर हम सर्वर से कुछ भी मांग सकते हैं और हम जो भी मांग रहे हैं वो रिक्वेस्ट पैकेट है। उसके बदले में सर्वर रिस्पॉन्ड भी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है सर्वर कहे कि आप जो डेटा मांग रहे हो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हो सकता है सर्वर कहे कि आप जो डेटा मांग रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपने जो एड्रेस लिखा है वो गलत है। आप एक टेक वेबसाइट में, एक ऐसी वेबसाइट जो आपको टेक्निकल नॉलेज देती है, वहां पे आप जाके कह रहे हो कि भाई मुझे तो एक वॉच या एक एसी परचेज करना है। तो अब ऐसे में ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट तो नहीं है, यानी मैंने एक ऐसी चीज मांगी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये कहेगी कि सर आप जो डेटा मांग रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो यहाँ पे आपने गलत एड्रेस लिखा है, या आप जो चीज मांग रहे हो वो नहीं है। ये भी रिप्लाई आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे, कह दे यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। इसका मतलब हमारे भेजे हुए रिक्वेस्ट पैकेज के में कुछ भी रिप्लाईज मिल सकते हैं, और कोई भी रिप्लाई मिले रनर्स उसे कहा तो रिस्पॉन्स ही जाएगा, चाहे हमें वो डेटा भेजा जाए चाहे ना भेजा जाए, चाहे हमें कहा जाए कि आपके पास परमिशन नहीं है, सारे ही पैकेज रिस्पॉन्स ही कहलाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन कह रही है पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट। एक ऐसा पैकेज जो आपको या तो किसी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा परमिशन। बट यहाँ केवल परमिशन देना या न देने की बात नहीं हो रही। कई बार फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कई बार सर्वर में एरर्स आ चुका होगा, कई बार सर्वर आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर देगा। ये सारी ही सिचुएशंस रिस्पॉन्स कहलाएगी। इसका मतलब रिस्पॉन्स की शायद एक परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि हमारे भेजे हुए रिक्वेस्ट पैकेट के रिप्लाई को रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब एक रिस्पॉन्स पैकेट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सर यहाँ पे आपको हेडर्स देखने को मिलेंगे और रिस्पॉन्स बॉडी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को सर्वर अपनी वेबसाइट का पूरा प्रोग्राम शेयर करता है। यानी अगर हमने लिखा ws.com, मेरी मशीन से रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, सर्वर तक गया, सर्वर ने कहा कि हाँ आप मेरी वेबसाइट चला सकते हो, तो वो अपने रिस्पॉन्स पैकेट में अपनी वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड अपने बॉडी सेक्शन के जरिए सेंड कर देगा। अब ये सोर्स कोड मेरे ब्राउजर तक आएगा, मेरा ब्राउजर इस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और तब जाके मुझे एक बहुत ही अच्छी यूआई वाली, यानी एक अच्छी ग्राफिकल वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मेरी वेबसाइट का पूरा प्रोग्राम हमें एक रिस्पॉन्स पैकेट के बॉडी सेक्शन के जरिए देखने को मिलता है। अब आपके लिए यहाँ पे भी डेमो के तौर पे एक रिस्पॉन्स पैकेट रखा गया है, जिसे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे HTTP का नाम,
और उसका वो वर्जन लिखा हुआ है जिसकी मदद से रिस्पॉन्स पैकेट बनाया गया। उसके बाद एक मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है 200 और उसके पास ओके लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर है 200 इसका मतलब है स्टेटस कोड ओके, यानी एक्चुअली ये एक ऐसा नंबर है जो आपको बताता है कि सर्वर जो आपको रिप्लाई दे रहा है वो रिप्लाई किस टाइप का है। क्या वो एक पॉजिटिव रिप्लाई है, क्या वो एक नेगेटिव रिप्लाई है, यानी क्या सर्वर आपको उस फाइल का डेटा दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है, या कोई एरर जनरेट हो चुकी है। किसी भी रिस्पॉन्स के टाइप को डिफाइन करने के लिए हर एक को एक आईडी दे दी जिसे स्टेटस कोड कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ओके इसका मैसेज है जो कह रहा है कि आपको जो डेटा चाहिए था, आपने जो फाइल मांगी थी वो आपको दी जा रही है, वो आपको मिल चुकी है। चाहे हम डेट की बात करें, सर्वर की बात करें, लास्ट मॉडिफिकेशन, ई टैग, एक्सेप्ट रेंज, कंटेंट लेंथ, उसके अलावा कनेक्शन टाइप और कंटेंट टाइप, अगर हम इनमें से किसी भी फंक्शन की बात करें, किसी भी वर्ड की बात करें, तो ये सब के सब हेडर्स है लर्नर्स। जिस तरीके से रिक्वेस्ट हेडर्स थे, ये सारे रिस्पॉन्स हेडर्स हैं। रिक्वेस्ट हेडर्स हमारा डेटा या हमारी रिक्वेस्ट ले जाके सर्वर को बता रहा था। सर्वर के जो हेडर्स हैं वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। फॉर एग्जांपल, डेट हेडर ने हमें बताया कि सर ये जो रिस्पॉन्स पैकेट आपको भेजा गया है किस डेट किस टाइम पे भेजा गया है। सर्वर नाम का हेडर अगेन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि जिस तरीके से आपके रिक्वेस्ट पैकेट में यूजर एजेंट था जो बता रहा था कि आपके ब्राउजर का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका वर्जन क्या है और सिस्टम कितने बिट का है, ये सारी डिटेल हमारा यूजर एजेंट सर्वर को ले जाके बता रहा था। उसी तरीके से सर्वर के रिस्पॉन्स पैकेट में एक सर्वर नाम का ही हेडर है जो हमें बता रहा है कि सर्वर का सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, अपाचे चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, 1.3.29 है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज 32 है। यानी हमें सर्वर की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो नो डाउट हमारे लिए काम की है। उसके बाद हम बात करें तो लर्नर्स, लास्ट मॉडिफाई और ई टैग, ये जो दो हमारे हेडर्स हैं इनके बारे में हम अभी नहीं समझेंगे, बहुत अर्ली हो जाएगा। इन हेडर्स के बारे में हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आगे एक वीडियो आएगा एचटीटीपी हेडर्स को लेकर जिसमें हम कई हेडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अभी ये बहुत अर्ली हो जाएगा, हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो जितना भी कैशे डेटा होता है, यानी वो सारे पेजेस जो आपके ब्राउजर में स्टोर कराए जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट फास्ट लोड हो, उन पेजेस को मैनेज करने के लिए, उन पेजेस के अंदर हुए हुए चेंजेस को मैनेज करने के लिए ई टैग और लास्ट मॉडिफाई सिंस जैसे हेडर्स काम आते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो एक्सेप्ट रेंज में ये बता रहा है कि सर जो भी डेटा आपने भेजा है या जो डेटा हम आपको भेजेंगे उस डेटा को आप किस रेंज में कैलकुलेट करेंगे, तो इसने बता दिया कि उसे बाइट्स माना जाएगा, है ना। और उसके नीचे कंटेंट लेंथ में बता दिया कि भाई 35 बाइट्स का डेटा हम भेज रहे हैं। उसके जस्ट नीचे कनेक्शन नाम का हेडर है। अब ये क्या कर रहा है, तो सर जैसा अब तक हमने समझा कि जब भी दोनों मशीन्स बातचीत करेगी, एक सर्वर और एक यूजर बात करता है तो वो सारी बातचीत एचटीटीपी जरूर कर रहा है, लेकिन पहले एचटीटीपी टीसीपी की मदद से कनेक्शन बना लेता है, फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करा जाता है। तो अभी जो कनेक्शन बनाया गया है टीसीपी को कौन समझाएगा कि कब कनेक्शन बना के रखना है और कब कनेक्शन तोड़ना है। एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, होता क्या है कि टीसीपी का कनेक्शन बना के नहीं रखा जाता। मैंने आपको एक पैकेट भेजा, पैकेट भेजते ही कनेक्शन तोड़ दूंगा, आपको जब रिप्लाई देना होगा आप मुझे रिप्लाई बनाने के लिए फिर से टीसीपी का कनेक्शन बनाओगे और कनेक्शन बनने के बाद एचटीटीपी का पैकेट सेंड करोगे। ऐसा इस वजह से करा जा रहा है, मान लेते हैं आज अगर दो यूजर्स हैं, यूजर ए और यूजर बी दोनों दोस्त हैं, यूजर ए के पास कोई लेटेस्ट मूवी पड़ी है जो यूजर बी को भी चाहिए, तो ऐसे में हमें भी जब फाइल ट्रांसफर करनी होती थी हम क्या करते थे, सर हम जेंडर, शेयर इट ऐसे अलग अलग टूल्स का यूज लेते थे। एक डिवाइस में हॉटस्पॉट चालू करते थे, एक डिवाइस में वाईफाई चालू करते थे और दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे इन टूल्स की मदद से, ताकि हम वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से या ब्लूटूथ की मदद से फाइल शेयरिंग कर सके। अब हम क्या करते थे ताकि हमारी फाइल शेयरिंग थोड़ी फास्ट हो, हम दोनों फाइल्स को, दोनों डिवाइसेस को साथ में रखते थे। हम दोनों डिवाइस को काफी पास रखते थे और इसके पीछे रीजन ये था कि सर फाइल और फास्ट ट्रांसफर होगी। तो अब अगर हमारी एक मूवी ट्रांसफर करने के लिए हमने काफी पेशेंस बना के रखा, दो डिवाइसेस को साथ में रखा हुआ है कि बस मूवी ट्रांसफर होने ही वाली है, ऐसे में जब मूवी 100% ट्रांसफर हो चुकी है, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो बातचीत करनी थी वो हो चुकी है, तो क्या हम अब भी कनेक्शन बना के रखेंगे? डेफिनेटली नहीं। सर हम उस कनेक्शन को अब तोड़ देंगे और यही बात यहाँ पे भी अप्लाई करी जा रही है कि सर आप जो बातचीत कर रहे हो, आपने रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन तोड़ दो, सामने वाला जब रिप्लाई देगा फिर से कनेक्शन बना देगा। तो ये हमें बता रहा है कि टीसीपी का कनेक्शन बार बार तोड़ा जा रहा है या एक्टिव ही रखा जा रहा है। अगर टीसीपी कनेक्शन ब्रेक करा जा रहा है तो कनेक्शन में क्लोज लिखा दिखेगा जो टीसीपी को समझा रहा है। कनेक्शन क्लोज ना कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आएगा जिसका मतलब है कनेक्शन बना हुआ है और अब जितने भी ट्रांजेक्शन करने कर सकते हैं, जो सेफ्टी रीजन से सही नहीं है और ना ही ऐसा नॉर्मली हमें देखने को मिलेगा। फाइनली लास्ट में अगर आप देखें तो कंटेंट टाइप नाम का एक हेडर है। ये क्या बता रहा है, सर क्योंकि सर्वर ने मुझे एक रिस्पांस भेजा है, सर्वर ने बॉडी सेक्शन के अंदर काफी सारा डेटा लिखा है जो मुझे वो सेंड कर रहा है,
तो मेरे लिए ये जानना भी तो जरूरी है कि सर्वर ने अपने रिस्पॉन्स में बॉडी सेक्शन में मुझे क्या क्या डेटा भेजा है, किस टाइप का डेटा भेजा है। तो सर्वर ने बॉडी में जो भी डेटा लिखा होगा वो उसका टाइप हमें बताएगा। अभी आप देख सकते हो कंटेंट टाइप के अंदर टेक्स्ट और HTML लिखा हुआ है। अब ऐसा इसने क्यों लिखा है? क्योंकि सर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये H1 टैग है जो कि हमारे एक हेडिंग टैग है HTML का। तो HTML के कोड्स यूज लिए जा रहे हैं, HTML के टैग्स यूज लिए जा रहे हैं, इसका मतलब HTML को तो यूज लिया जा रहा है। अब उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, होम पेज लिखा है। तो क्या होम पेज, ये जो वर्ड हमने लिखा है ये HTML का वर्ड है या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज का एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है? एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। तो इसने बताया कि सर हमने टेक्स्ट और HTML का कोड, ये दोनों ही चीजें इस बॉडी सेक्शन के जरिए भेजी है। अगर यहाँ पे कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और प्रोग्रामिंग का डेटा भेजा जाता तो कंटेंट टाइप में वो भी मेंशन हो जाता। सो लर्नर्स, ये था हमारा ओवरऑल एक रिस्पॉन्स पैकेट जो हमारे डिवाइस के पास आता है, जिसकी वजह से हम एक वेबसाइट अच्छे से चला पाते हैं। आई होप लर्नर्स यहाँ तक का कंसेप्ट सभी को समझ आया होगा। HTTP क्लियर हुआ, रिक्वेस्ट क्लियर हुआ, रिस्पॉन्स क्लियर हुआ। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे मेथड्स के बारे में, जब हम रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको HTTP मेथड के बारे में कहा था, जहां पे हम देख रहे थे कि सर यहाँ गेट लिखा हुआ है, यहाँ पोस्ट भी लिखा हुआ था। अब ये मेथड क्या क्या है और ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं और पेन टेस्टिंग में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इन्हें समझने के लिए हम चलते हैं मेथड के टॉपिक पे। तो यहाँ हमारे पास टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड हैं और इन मेथड में आपको 4 मेथड्स देखने को मिल रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। अब लर्नर्स ध्यान देना, पहले गेट और पुट को अपन क्लियर करते हैं। गेट मेथड की डेफिनेशन कह रही है डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। पोस्ट की डेफिनेशन कह रही है सेंड्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स इन बॉडी टू द सर्वर यूजिंग HTML फॉर्म्स। इसका ये कहना है कि जब आप सर्वर को कोई डेटा सेंड करते हो, कुछ रिक्वेस्ट करते हो, लॉगिन करते हो सर्वर पे जाने के लिए, सर्वर का एक्सेस लेने के लिए, आप लॉगिन पेज पे जाके लॉगिन करते हो, अपना यूजर नेम लिखते हो, अपना पासवर्ड लिखते हो। ये जो भी डेटा आपने लिखा है, ये डेटा सर्वर तक कैसे जा रहा है, ये डिसाइड मेथड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऐसा करा कि आज हम फेसबुक के लॉगिन पेज पे गए और वहां पे जाके हमने लिख दिया यूजर नेम में यूजर, पासवर्ड में पासवर्ड लिख दिया, फिर यूजर नेम में आशीष और पासवर्ड में 1234 लिख दिया। एक बार से ध्यान से समझना, यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करके समझते हैं। सो हमने क्या करा, हम गए एक लॉगिन पेज पे, यूजर नेम में हमने यहाँ पे 123 लिख दिया और पासवर्ड में हमने यहाँ पे 456 लिख दिया। इस तरीके से हमने एक डेटा लिखा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया इस लॉगिन पेज के। जैसे ही हमने ऐसा करा तो अब ये जो हमारा डेटा है ये सर्वर तक भेजा जाएगा। अगर ये डेटा गेट मेथड के जरिए सर्वर तक भेजा जाता है तो हमारा जो यूआरएल होता है, जो हमें एक ब्राउजर के टॉप में जो हमारा सर्च बार है, जहां पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एड्रेस बार जो है बेसिकली, इस एड्रेस बार में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा https:// फिर हमारी वेबसाइट का नाम जैसे ws.com, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा u=1234 एंड p=4567। अब मुझे एक बात बताओ लर्नर्स, आपने जो लॉगिन करते हुए यूजर नेम पासवर्ड लिखा, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड आप ही के एड्रेस बार में यूआरएल के अंदर क्लियर टेक्स्ट में विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है कि यूजर में आपने क्या लिखा, पासवर्ड में आपने क्या लिखा, जबकि जब आप यहाँ पे पासवर्ड लिखते हो तो आपको तो आपका लिखा हुआ पासवर्ड भी नहीं दिखाया जाता, यहाँ तो एस्ट्रिक्स बने हुए आ रहे हैं, स्टार्स बने हुए आते हैं। हमें लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही सेफ है, हमारा लिखा हुआ पासवर्ड हमें भी नहीं दिखा रहा है। बट एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये डेटा गेट मेथड के जरिए भेजा जाता है तो ये यूआरएल में क्लियर विजिबल होता है, जिसे अब कोई भी देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रीड करके आपका मिसयूज ले सकता है, आपका डेटा लीक हो जाएगा। तो क्या हम गेट के जरिए कभी भी अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपने क्रेडेंशियल्स, अपने काम के डेटा को सेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये चीज हम डेवलपर्स को भी समझाते हैं, डेवलपर्स भी इस चीज पे फोकस करते हैं कि कभी भी किसी भी प्राइवेट डेटा को, कभी भी किसी काम की इंफॉर्मेशन को, किसी क्रेडेंशियल को कभी भी हम गेट मेथड के जरिए ना भेजें। तो फिर कैसे भेजेंगे? हम भेजेंगे पोस्ट मेथड के जरिए। आपने एक रिक्वेस्ट पैकेट पढ़ा, आपने यूआरएल्स तो बहुत बार देखी होगी, एड्रेस बार में http://ws.com, u=1234 एंड p=456 जो भी है, आपने यूआरएल तो कई बार देखी है, बट क्या एज अ नॉर्मल यूजर आपने कभी एक रिक्वेस्ट पैकेट के बॉडी सेक्शन को देखा है? नहीं देखा है। सर ये तो हमारी मशीन से एक पैकेज जनरेट होता है जो सर्वर तक जाता है, बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल यूजर बॉडी सेक्शन को नहीं देख सकता। हम अपनी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जरूर देखते हैं, बर्बसूट की मदद से देखते हैं। ब्राउजर की भी कुछ सेटिंग्स है जिसमें हम देख सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स, नेटवर्क टैब आता है। बट द पॉइंट इज लर्नर्स कि ये जो भी बातचीत हो रही है, एक यूआरएल देखना तो सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन क्या एक रिक्वेस्ट का बॉडी पैकेट नॉर्मल यूजर्स देख पाते हैं? क्या आपने, हमने देखा नॉर्मली? नहीं देखा है।
तो अगर मेरा डेटा एक बॉडी सेक्शन के जरिए जा रहा है तो वो यूआरएल के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि बॉडी सेक्शन बाय डिफॉल्ट लोगों को दिखता ही नहीं है और वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट करी जा सकती है। इसी रीज़न से ये रिकमेंड करा जाता है कि जब भी आप अपने क्रेडेंशियल्स, कोई काम का डेटा शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमेशा पोस्ट मेथड के ज़रिए भेजें, क्योंकि पोस्ट मेथड में कहा जाता है कि आपका सारा डेटा रिक्वेस्ट बॉडी सेक्शन के ज़रिए भेजा जाएगा। आई होप लर्नर सभी को गेट ऑफ पोस्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तो ऐसे मेथड्स के बारे में जिन्हें मोस्ट डेंजरस मेथड्स कहा जाता है। बिल्कुल सही लर्नर्स, रिक्वेस्ट मेथड्स में दो ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। इसका मतलब ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी परमिशन एक नॉर्मल यूजर को कभी नहीं दी जा सकती। पहला मेथड का नाम है डिलीट मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? रिमूव ऑल द करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय अ यूआरआई और यूआरएल। इसका मतलब अगर एक नॉर्मल यूजर जो वेबसाइट चलाना चाह रहा था, अगर उस नॉर्मल यूजर को डिलीट जैसे मेथड को यूज लेने की पावर यानी परमिशन मिल जाए और उस डिलीट मेथड के आगे वो कोई भी एड्रेस, कोई भी यूआरएल देगा, तो उस वेबसाइट पर रखे हुए वो किसी भी कंटेंट को डिलीट कर सकता है। अब लर्नर्स थिंक अबाउट इट, क्या एक नॉर्मल से यूजर को एक सर्वर पे रखे हुए डेटा को डिलीट करने की पावर्स देनी चाहिए? या अगर वो डिलीट कर पाए तो क्या ये एक नॉर्मल बात है? डेफिनेटली नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी का रूप लेगा। बेसिकली मैं यहाँ बैठा बैठा सर्वर पे रखे हुए किसी भी डेटा को डिलीट कर पा रहा हूँ, ये सिक्योरिटी तो बिल्कुल है ही नहीं इसका मतलब। तो कभी भी एक नॉर्मल यूजर को डिलीट मेथड की परमिशन नहीं दी जाती। हम कई ऐसे अटैक्स हैं जिसमें डिलीट मेथड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जैसे CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग में भी हम इसको यूज लेने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम आगे जरूर समझेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि डिलीट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मेथड्स है जिसकी परमिशन एक नॉर्मल यूजर को कभी नहीं मिलनी चाहिए, और पेन टेस्टिंग में हम इस परमिशन को यूज लेने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास आता है पुट मेथड, जिसकी डेफिनेशन कह रही है रिप्लेस ऑल द करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। यानी हमें समझा रहा है कि अगर आपने पुट मेथड के आगे कोई भी एड्रेस और उसका कोई भी कंटेंट दिया है, तो आप इसकी मदद से किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। तो सर अगेन, क्या एक नॉर्मल से यूजर के पास सर्वर पे रखे हुए कंटेंट को, सर्वर पे रखे हुए डेटा को अपडेट करने की पावर्स होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी पावर्स मिल रही है तो वो एक वल्नरेबिलिटी का रूप ले लेगी, एक काफी बड़ा अटैक हो सकता है। वहां पे मेलवेयर प्रोग्राम्स, मिलिशियस कंटेंट अपलोड कर दे, पूरा सर्वर कॉम्प्रोमाइज करने की ताकत हमें मिल सकती है। तो इस रीजन से लर्नर्स कभी भी एक नॉर्मल यूजर को डिलीट और पुट की परमिशन नहीं दी जाती, और इसी वजह से इन दोनों को मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेथड्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूआरएल। एक यूआरएल क्या होता है? बहुत आसान है, रिकॉल करेंगे जल्दी से। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे रखे हुए हर एक डेटा का एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? वेब रिसोर्सेज को यूनिकली पहचानने के लिए यूआरएल्स काम आते हैं। इंटरनेट पे रखे हुए हर रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में यूआरएल्स काम आते हैं। एक यूआरएल दिखता कैसा है, उसका फॉर्मेट क्या है? तो सर यूआरएल में सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, जैसे HTTP, HTTPS। फिर कॉलन स्लैश स्लैश के बाद आपको होस्ट नेम यानी डोमेन नेम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ws.com। कई बार यहाँ पे पोर्ट भी आ सकती है कॉलम्स के साथ, जैसे पोर्ट 80। उसके बाद हमें फोल्डर देखने को मिल सकता है, जैसे मान लो इमेजेस नाम का कोई फोल्डर होगा जिसमें एक इमेज फाइल पड़ी होगी logo.png नाम से। और पैरामीटर्स भी कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ID इक्वल्स टू 1। तो ये ओवरऑल एक यूआरएल का फॉर्मेट है, यूआरएल ऐसा दिखता है। अब सर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूआरएल रख दिया गया, HTTP प्रोटोकॉल है, ws.com होस्ट नेम हो गया यानी डोमेन नेम हो गया, पोर्ट 80 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ऑथ नाम का फोल्डर है जिसके अंदर login.ashx नाम की फाइल है, और एक पैरामीटर है UID नाम का जिसके अंदर वैल्यू है 129 है ना। ये है एक यूआरएल का फॉर्मेट। यूआरएल को यूआरआई भी कहा जाता है, जिसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। भाई यूआरएल की मदद से हर रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा पा रहा है, इसलिए उसे यूआरआई भी कहा जाता है। आई होप लर्नर्स यूआरएल का क्विक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। यूआरएल और कुछ नहीं है, इंटरनेट पे रखे हुए हर फाइल, हर फोल्डर, हर रिसोर्स का यूनिक एड्रेस है, यूनिक पहचान है। इसका फॉर्मेट हम समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम आगे चल के काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि है रेस्ट। सर ये रेस्ट क्या है? क्या ये आराम करने की बात कर रहा है, यानी जब कोई यूजर रेस्ट करता है उसकी बात कर रहा है? एक्चुअली नहीं लर्नर्स, ये हमारी HTTP टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी वेब टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रेस्ट बेसिकली और कुछ नहीं, वेब API की गाइडलाइंस बताता है। बेसिकली रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर।
अब रेस्ट एग्जैक्टली क्या था? तो सर रेस्ट आप ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको रूल्स रेगुलेशन समझा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको गाइडलाइंस बता रहा है, इंटरनेट की गाइडलाइंस बता रहा है, एपीआई की गाइडलाइंस बता रहा है, ताकि आप ओवरऑल इंटरनेट के ट्रांजैक्शंस और सिक्योर कर सके, जैसे प्रोटोकॉल्स बिल्कुल वैसे ही। तो इसने हमें कई चीजें समझाई। इसी के अंदर रेस्ट की मदद से हमने एपीआई भी बनाई, जिसे हम रेस्ट वेब एपीआई कहते हैं। आप लोगों ने शायद ज्यादातर रेस्ट का नाम इतना ही सुना है कि रेस्ट क्या है, वेब एपीआई है ना, ये एपीआई बिल्डर, एपीआई मेकर, एपीआई मैनेजर है, शायद ऐसा कुछ सुना हो। बट ओवरऑल रेस्ट क्या था? एक कंसेप्ट था जिसने आपको गाइडलाइंस बताई, रूल्स रेगुलेशंस बताई कई चीजों के, जो आपके लिए काफी काम आते हैं वेबसाइट्स को सिक्योर रखने में, वेबसाइट के ट्रांजेक्शन्स रखने में, ट्रांजेक्शन्स मैनेज करने में। वहीं पे रेस्ट की मदद से रेस्ट एपीआईज भी क्रिएट करी गई, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एपीआई कंसेप्ट को बनाया गया, जिसे हम रेस्ट एपीआई कहते हैं। और एपीआई क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़े सर्वर्स को मदद करती है छोटे सर्वर्स को डेटा सेंड करने में। यानी बेसिकली छोटे सर्वर्स को मदद कर रही है कि वो बड़े बड़े सर्वर जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है, जो एक छोटा सर्वर कभी भी मैनेज नहीं कर सकता, खुद क्रिएट नहीं कर सकता, उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, पर उसे डेटा तो चाहिए। तो बड़े सर्वर्स क्या करते हैं? छोटे सर्वर्स को अपना डेटा शेयर करते हैं। नो डाउट यहाँ पे एक प्रॉपर कंसेप्ट होता है, लोग इस सर्वर को परचेस करते हैं, सर्विसेज को परचेस करते हैं, कुछ कीज, कुछ पासवर्ड जनरेट होते हैं, तब जाके एक नॉर्मल सर्वर एक बहुत बड़े सर्वर से अपना डेटा, जो भी उसको डेटा चाहिए, वो ले पाता है। इस कंसेप्ट को आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एपीआई बनाने में रेस्ट ने मदद करी। इनफैक्ट वेब के कई कंसेप्ट्स को और सिक्योर करने में भी रेस्ट ने ही मदद करी है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि अब तक हमने रेस्ट का नाम एपीआई के साथ ही सुना था, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर धीरे धीरे आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर करोगे। आई होप लर्नर्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगेन यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, क्लियर होगा आप सभी को। ये था हमारा एचटीटीपी का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। हमने एचटीटीपी के बारे में समझा, एचटीटीपी क्या है वो समझा, वो कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, एचटीटीपी रिस्पांस क्या होता है, ये दोनों पैकेज दिखते कैसे हैं, इनमें हेडर्स, मेथड्स या बॉडी सेक्शन एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद हमने बात करी यूआरएल की, कि सर यूआरएल क्या है, कैसा दिखता है। मेथड्स के बारे में बात करी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, दो मोस्ट डेंजरस मेथड्स के बारे में बात करी। और फाइनली हमने डिस्कस करा रेस्ट कंसेप्ट को। उम्मीद है आज के सारे कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगे, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसके अलावा कुछ और वेब टेक्नोलॉजीज को डिटेल में समझेंगे, ताकि जब हम वेब पेन टेस्टिंग के प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें तो हमें कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो और हम कुछ एडवांस ऑपरेशंस कर सके। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, तो WS क्यूबटेक आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आ गई है, विच इज WSCH वर्जन 3। WS क्यूबटेक का एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा डिजाइन कोर्स जिसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एआई से काफी ज्यादा पावर्ड ये कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग का प्रैक्टिकल कंटेंट विद एआई सीखने को मिल रहा है। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।